हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जो क्रोमोसोम है उसका सेकेंड टॉपिक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है कैरोटाइप एडोटाइप तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है क्रोमेटिन फाइबर। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक क्या है? क्रोमेटिन फाइबर। तो इस यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्रोमेटिन फाइबर किससे मिलकर बना रहता है। तो आपका जो क्रोमेटिन फाइबर होता है उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि आपका जो क्रोमेटिन फाइबर में क्या क्या होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ये जो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है, ठीक, जो क्रोमेटिन फाइबर है इसका कंडेंस्ड फॉर्म ही क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। मतलब आपका क्रोमेटिन कैसे रहेगा? आपका इस तरह से बिखरा हुआ रहेगा, अनकॉइल। यही आपका जो है क्या करेगा, फिर बाद में मेटाफेज आएगा तो एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये आपका क्या है? क्रोमेटिन फाइबर है और ये आपका क्या है? क्रोमोसोम है। ये आपका क्रोमोसोम। नेक्स्ट आता है फंक्शन क्या होता है। जो क्रोमेटिन फाइबर है वो बनता किस लिए है? आपको पता है मेन तो आपका डीएनए होता है, ठीक। तो उसमें डीएनए जो आरएनए है और जो प्रोटीन है उसका क्या काम है? ठीक, तो उसका ये काम है कि जो न्यूक्लियोज एक्टिविटी होता है, न्यूक्लियस एंजाइम आप लोग पढ़े होंगे, एक्सोन्यूक्लियोज, एंडोन्यूक्लियस, जो क्या करता है? डीएनए को कट कर देता है। तो अगर जैसे कि हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए को जो न्यूक्लियस एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस, ये क्या कर देगा? कट कर देगा। ये क्या कर देगा? इसको ऐसे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, आपके पास ऐसे कटा हुआ जो डीएनए सेगमेंट है वो मिलेगा। तो ये जो कटा हुआ डीएनए फ्रेगमेंट है किसी काम का नहीं है, ये किसी भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर सकता। तो इसी न्यूक्लियस एक्टिविटी से बचाने के लिए, ठीक, क्या होता है कि इसी न्यूक्लियस एक्टिविटी से बचाने के लिए जो प्रोटीन है उस डीएनए के ऊपर में आके क्या करते हैं? उसको कवर करके उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और इससे और क्या होता है? आपका जो लार्ज, जो बहुत बड़ा डीएनए होता है, बहुत बड़ा जो डीएनए होता है वो एक छोटे से क्रोमोसोम में आ जाता है। ठीक, मतलब पैकेजिंग का काम करता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्रोमेटिन फाइबर जो है दो टाइप होता है इसकी स्टेनिंग के बेसिस पे। ठीक, सबसे पहला है हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा है यूक्रोमेटिन। एक पहला है स्टेनिंग के बेसिस में हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा है यूक्रोमेटिन। इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। ठीक, ये स्टेनिंग के बेसिस पे है। तो सबसे पहले यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन के स्टेनिंग के बेसिस पे देखेंगे तो ये डीप स्टेन देता है मेटाफेज में। इसको याद रखना है आप लोगों को कि ये मेटाफेज में डीप स्टेन देता है और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है मेटाफेज में लाइट स्टेनिंग देता है। मतलब हमको हल्का कलरफुल दिखाई देता है, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखाई देता है यूक्रोमेटिन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपका यूक्रोमेटिन मेटाफेज में कैसे दिखाई देगा, या हेट्रोक्रोमेटिन जो है मेटाफेज में कैसे दिखाई देगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बस एक ही स्टेज के याद रखना, बाकी का उसका जस्ट उल्टा कर देना। जैसे यूक्रोमेटिन, ठीक, डीप स्टेन है मेटाफेज में, तो इंटरफेज की बात करेंगे या प्रोफेज में, तो ये क्या हो जाएगा? लाइट स्टेन हो जाएगा। वही जो हेट्रोक्रोमेटिन है मेटाफेज में लाइट स्टेन रहता है, वो डीप स्टेन पकड़ेगा कब? अपना इंटरफेज रहेगा और प्रोफेज रहेगा तब। ठीक, तो इसका स्टेनिंग के बेसिस पे अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, यहाँ पे आपको जितने भी है यूनिक डीएनए सीक्वेंस, वो आपका जो यूक्रोमेटिन है वहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे जो हेट्रोक्रोमेटिन वहाँ पे रिपीटेटिव जो डीएनए सीक्वेंस है वो पाया जाता है। ठीक, और जब वो आपका हेट्रोक्रोमेटिन वो कहाँ कहाँ पे मिलता है? ये जैसे आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक, आप सबने क्रोमोसोम का जो मार्फोलॉजी पढ़ा है। ठीक, ये इसका टेलोमियर है, ये इसका टेलोमियर है और ये सेंट्रोमियर है। इन तीनों जगह पे आपका क्या रहेगा? हेट्रोक्रोमेटिन मिलेगा। और जो बीच में बचा हुआ रीजन है ये वाला, ठीक, टेलोमियर और सेंट्रोमियर के बीच में जो रीजन बचा है यहाँ पे आपका रहेगा यूक्रोमेटिन। यहाँ पे आपका क्या रहेगा? यूक्रोमेटिन। ये आपका जो है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन कहाँ पे पाया जाता है वो मैंने बता दिया एक ब्रीफ में। नेक्स्ट आप लोगों का आता है, ये जो है जेनेटिकली एक्टिव होता है। जो यूक्रोमेटिक है जेनेटिकली एक्टिव, मतलब कि वो किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, मतलब ये किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक, अब हेट्रोक्रोमेटिन को फिर से दो टाइप में डिवाइड किए हैं।
सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? ऐसे क्रोमेटिन, ठीक, ऐसे क्रोमेटिन जो कि यूक्रोमेटिन में चेंज नहीं हो सकते, ऐसे हेट्रोक्रोमेटिन जो यूक्रोमेटिन में चेंज नहीं हो सकते, ऐसे हेट्रोक्रोमेटिन जो चेंज नहीं हो सकते किसमें? यूक्रोमेटिन में, उनको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक। दूसरा आता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ऐसे हेट्रोक्रोमेटिन जो यूक्रोमेटिन में चेंज हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। एग्जाम्पल के लिए बार बॉडीज, जो बार बॉडीज है आप लोगों को पता होगा, ये केवल और केवल जो फीमेल होता है, ठीक, जो केवल और केवल फीमेल होता है उसके ब्लड में पाया जाता है, ठीक, ये किस में पाया जाता है? फीमेल के ब्लड में पाया जाता है। मतलब कि अगर हमको मेल या फीमेल को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें बार बॉडी देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसमें बार बॉडी दिखा तो हम बोलेंगे वो फीमेल है, अगर बार बॉडी नहीं दिखा तो बोलेंगे कि जो भी है वो मेल है करके, ठीक। ये आपका हो गया एक जो है हेट्रोक्रोमेटिन के दो टाइप। नेक्स्ट आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन, इसको मैंने बता दिया, डीएनए आरएनए प्रोटीन है। इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या होता है, ठीक। इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या होता है, इसके बारे में बस याद रखना डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर आपका जो क्रोमोसोम है वो बनता है। बस ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है, ठीक, नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूनिक डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए, ठीक। अपन ऊपर में पढ़े थे यूनिक डीएनए सीक्वेंस आपका कहाँ पे रहता है? यूक्रोमेटिन में रहता है। और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो आपका कहाँ पे रहता है? जो टेलोमियर है, सेंट्रोमियर है या फिर हेट्रोक्रोमेटिन है, वहां पे रहता है, ठीक। तो यूनिक डीएनए सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो जीनोम में केवल और केवल एक बार प्रेजेंट रहता है, ठीक। ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो किसी भी जीनोम में केवल और केवल एक बार प्रेजेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? यूनिक डीएनए सीक्वेंस। और ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो कि किसी भी जीनोम में, किसी पर्टिकुलर जीनोम में फ्यू टू सेवरल, मतलब बहुत सारे कॉपी जब प्रेजेंट रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, ठीक। यूनिक डीएनए सीक्वेंस मतलब यूनिक रहेगा, एक बार प्रेजेंट रहेगा। और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस मतलब बहुत बार प्रेजेंट रहेगा, ठीक। जितने भी आपका स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक, वो सब के सब क्या है? यूनिक डीएनए सीक्वेंस है। इसको किसको छोड़ के आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है, आरआरएनए का जो सिंथेसिस करता है, ठीक, स्टोरेज प्रोटीन है जो लार्ज क्वांटिटी में स्टोरेज प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इन जीन को छोड़ के जितने भी आपके स्ट्रक्चरल जीन है वो सब के सब क्या है? यूनिक डीएनए सीक्वेंस में आते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन में जो है आपका 70% जो है आपका यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है, राई में 8% यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है, बैक्टीरिया में 98.5 डीएनए% जो है यूनिक डीएनए सीक्वेंस होता है। और कॉमनली ये क्या है? 40 to 70% वेरी करता है, ठीक। वैसे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस ह्यूमन में आपका 30% है और राई में आपका 92% है। खैर ये तो याद नहीं रखना है, इसको बस आप याद रखना डेफिनेशन, यूनिक डीएनए सीक्वेंस क्या होता है और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमेटिन प्रोटीन। प्रोटीन जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक। क्रोमेटिन क्या किससे मिलकर बना रहता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है उसको दो टाइप में डिवाइड करें हैं, प्रोटीन को आपको दो टाइप से डिवाइड किए हैं। पहला प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा आपका है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन जो है टोटल क्रोमोसोम प्रोटीन का 80% रहता है, ठीक। और ये वाला रेशियो बहुत बार पूछता है कि हिस्टोन प्रोटीन, ठीक, और डीएनए का रेशियो क्या होता है। तो जितना आपका हिस्टोन प्रोटीन रहेगा उतना ही आपका क्या रहेगा? डीएनए रहेगा। इस वाले जो रेशियो है आपको याद रखना है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का रेशियो 1:1 होता है। और 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। इनका रेशियो क्या होता है? एक जो हिस्टोन ऑप्टोमर होता है, मतलब एक जो न्यूक्लियोसोम होता है, उसमें आपका एक क्या होता है? H1 होता है और बाकी सबके 2-2 यूनिट होते हैं। बाकी जो हिस्टोन प्रोटीन है उन सबके 2-2 यूनिट होते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट कि कितना कितना रेशियो होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन का वही बता दें, हिस्टोन प्रोटीन किस में हेल्प करेगा? क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्मेशन में, ठीक। नेक्स्ट आता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन में आपका जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक। और जितने भी एंजाइम रहते हैं
वो सब आ जाते हैं आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन में। तो इसके बारे में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब कुछ कुछ मॉडल है, ठीक, जैसे अपन ने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे क्या बताया कि हमारा जो डीएनए है, ठीक, हमारा जो डीएनए है ये क्या होगा, ये प्रोटीन के इंटरेक्ट में आएगा और आरएनए के इंटरेक्ट में आएगा, और फिर ये क्या करेगा, आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। ये जो क्रोमोसोम बनता कैसे है, इसके लिए अलग अलग जो है साइंटिस्ट ने मॉडल दिए थे। तो उसमें दो मॉडल मेन है जिनके बारे में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला मॉडल है फोल्डेड फाइबर मॉडल, ठीक, और दूसरा है न्यूक्लियोसोम सोलेनाइड मॉडल। इन दोनों मॉडल के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहला है फोल्डेड फाइबर मॉडल। जो आपका फोल्डेड फाइबर मॉडल है उसको डुप्रॉन ने दिया था 1965 को। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फोल्डेड फाइबर मॉडल है किसने दिया था, ठीक। अब इन्होंने फोल्डेड फाइबर मॉडल में बोला क्या था उसको देख लेते हैं। उन्होंने बोला था कि ये जैसे आपका जो डीएनए डबल हेलिक्स है, ये आपका क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, ये आपका डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ये आपका डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये डीएनए, ये आपका डीएनए है, जूम करो, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला, इस डीएनए के ऊपर में आपका क्या आता है, जो प्रोटीन होते हैं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वो दोनों के दोनों आते हैं और इससे चिपक जाते हैं। ये आके चिपक गए। ये चिपकने के बाद क्या करता है, ये आपका क्या हो गया, एक पूरा का पूरा क्रोमेटिन बन गया। ये आपका क्या बना गया, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक, ये आपका क्रोमेटिन फाइबर बन गया। अब ये क्रोमेटिन फाइबर क्या करेगा, ऐसे से फोल्ड होगा, क्या होगा, फोल्ड होगा, और फोल्ड होने के बाद एक किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम का। किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोल्डेड फाइबर मॉडल, ठीक। फोल्डेड फाइबर मॉडल क्यों बोलते हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर बना रहता है ये फोल्ड होता है, फोल्ड होने के बाद एक इसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, इसमें बोला गया, ठीक। इसको किसने दिया था, डुप्रॉन ने दिया था। इसको आपको याद रखना है। ये सब बता दें, क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर बना रहता है, ठीक। हर एक जो क्रोमेटिन फाइबर होता है उसमें एक डीएनए डबल हेलिक्स रहता है, ठीक, ये भी बता दिया। इसमें प्रोटीन से कोट किए रहते हैं, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, ये भी हो गया, ठीक। ये क्रोमेटिन का तो आप बहुत बार पढ़े हो कि जो क्रोमेटिन फाइबर हो रिप्लिकेट कब होता है, एस फेज में। एस मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा है G1 एस G2 जो सेल साइकिल का जो इंटरफेज है, इसके एस फेज में आपका क्या होता है, आपका जो क्रोमेटिन है वो रिप्लिकेट होता है। ये हो गया फोल्डेड फाइबर मॉडल, ठीक। अब इस मॉडल में बहुत सारी खामियां थी, तो ये प्रॉपर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसके बाद नेक्स्ट आया आपका न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल। ये देखो, ये आपका क्या है, वही है, ये आपका क्रोमेटिन फाइबर बन गया। ये फिर फोल्ड होगा, फोल्ड होने के बाद ये आपका क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग के बाद आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल। ये जो न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल है, इसको कोरेनबर्ग और जो थॉमस है उन्होंने 1974 में दिया था। जो न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल है उसको कोरेनबर्ग एंड थॉमस ने 1974 में दिया था। ये वाला जो है एक्सप्लेन करता है, ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाता है कि कैसे जो बहुत बड़ा डीएनए होता है, जो बहुत बड़ा डीएनए होता है वो आपका एक छोटे से क्रोमोसोम में आ जाता है, उसके बारे में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कौन, न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल। इसलिए ये वाला मॉडल क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये वाला जो मॉडल है न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक। जो ये इसमें क्या बोलता है, इसमें न्यूक्लियोसोम आया तो इसने क्या बोला है कि जो क्रोमेटिन फाइबर हो कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक। पहले न्यूक्लियोसोम बनता है, इसी न्यूक्लियोसोम के आपका जो है क्रोमेटिन फाइबर वो बनता है, ऐसा करके इसमें बोला। अब इसमें क्या क्या बोला उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। आप सबको मैंने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। कौन कौन के से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1 H2A H2B H3
और H4। ठीक, ये एक एक हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक, तो इसके 2 यूनिट, ये डाइमर है। ठीक, इसके 2 यूनिट, H3 के 2 यूनिट और H4 के 2 यूनिट। ठीक, इन सब का 2-2 यूनिट, ये सब के 2-2 यूनिट मिलके क्या बनाएगा, एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाएगा। ये आपका क्या बन गया, हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या बन गया आपका, हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर में आपका क्या आएगा, डीएनए आएगा और इसमें रैप होगा। तो समझो ये ऐसा हमारा डीएनए आया और ऐसे रैप होगा। ठीक, अब डीएनए को एक हमारा जो प्रोटीन है H1 प्रोटीन, वो क्या करेगा, बांध के रखेगा। यहाँ पर मैं बना रहा, हमारा जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है वो इसको ऐसे बांध के रहेगा। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और यही न्यूक्लियोसोम आपका क्या करता है, क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये आपका मेन है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसमें कौन सा हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, तो यहाँ पे H1 जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं रहता। तो इसको आपको याद रखना है, बस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसका डायग्राम आप लोग थोड़ा सा देखना चाहो तो देख सकते हो। ये आपका जो है, ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है। ठीक, इसमें H1 प्रोटीन इधर आया है। ठीक, ये आपका जो है डीएनए है। इन सब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ये वही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो ये आपका डीएनए है, डीएनए में आपका हिस्टोन प्रोटीन आया, रैप हुआ। ठीक, जो ऑक्टामर था उसमें रैप हुआ, रैप होने के बाद आपका ये जो सोलेनाइड फाइबर है वो बना। सोलेनाइड फाइबर जो है स्कैफोल्ड लूप बनाता है, फिर उसके बाद जो है आपका क्रोमेटिड बनता है। ये क्रोमेटिड आपका क्या करता है, क्रोमोसोम बनता है। तो इसमें इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम, ठीक, जो कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं वो, और ये वाला मॉडल जो है आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। बस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। अब हम लोगों का नेक्स्ट आता है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट आता है हम लोगों का स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें सबसे पहला है हम लोगों का स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में लैम्ब्रूस क्रोमोसोम, दूसरा है पॉलीटीन क्रोमोसोम, थर्ड है बिग क्रोमोसोम। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में है क्या, आपका जो जनरली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। ठीक, तो इनमें से कुछ क्रोमोसोम है इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट रहेंगे। पहला स्ट्रक्चर में डिफरेंट रहेगा और दूसरा रहेगा स्ट्रक्चर सेम हो सकता है लेकिन वो किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, ये अपन का मेन है इसको अलग करने के लिए। ठीक है, मेन 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट आता है आप सबसे पहला लैम्ब्रूस को। लैम्ब्रूस लैम्प ब्रश। ठीक, लैम्प को साफ करने वाला जो ब्रश आता है उसी के जैसे दिखते हैं। तो आप जो कभी देखा होगा ऐसे जो लैम्प ब्रश को, लैम्प जो है उसको साफ करने के लिए जो ब्रश आता है उसमें एक डंडी लगा हुआ रहता है। ये आपका एक डंडी है और इसमें ऐसे जो है प्लास्टिक के लूप लगे हुए रहते हैं। ये ऐसे टाइप से, ये आपके क्या है, लूप्स। ठीक, ये ऐसे टाइप से आपका क्या होता है, जो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम है वो दिखाई देता है। ये आपको जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, लूप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लूप्स बोलते हैं। यही लूप में आपका क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। इसी लूप में क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, या बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है कहाँ पे, लूप में। ठीक, ये आपका क्या हो गया, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम बन गया। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फ्लेमिंग ने। ठीक, जो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, फ्लेमिंग ने। और डिस्क्राइब किया था रॉकेट्स करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सार्क की ओसाइट में। इसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया किसने किया था, रॉकेट्स करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सार्क के ओसाइट में। ठीक, नेक्स्ट है इसको ऑब्जर्व कब किया था, डिप्लोटिन स्टेज में। इसको कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिप्लोटिन स्टेज में।
और हर एक लूप क्या होता है, उसमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है। मतलब इस लूप की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है आपका प्रेजेंट रहेगा। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, हर एक लूप में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ये वाला, ठीक, डिप्लॉइडेड स्टेज में दिखाई देता है, डिस्क्राइब किसने किया और किसने ऑब्जर्व किया था। ठीक, यही लूप क्या होता है, साइट होता है आरएनए सिंथेसिस का या ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपका क्या हो गया, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम हो गया। नेक्स्ट आता है, ये आपका लैम्ब्रूस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये है, ये आपका लूप्स है, ठीक, लूप बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीटिन क्रोमोसोम। ठीक, नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, पॉलीटिन क्रोमोसोम, या जिसको जाइंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉलीटिन या जाइंट क्रोमोसोम, इसको डिस्कवर किसने किया था, बाल्बियानी ने डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था, जो सैलिवरी ग्लैंड ऑफ डिप्टेरियन इंसेक्ट होता है, जैसे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला जिसको अपन फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, उसमें जो है बाल्बियानी ने डिस्कवर किया था। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली में जाइंट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। ठीक, तो जाइंट क्रोमोसोम एक्चुअली में होता है क्या है, आपका जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो कैसे दिखाई देता है, इस तरह से आपका नॉर्मल क्रोमोसोम दिखाई देता है। ठीक, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। ये क्या करेगा, अपने आप को रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट करने के बाद ये आपको ऐसे दिखाई देता है, कुछ इस तरह से। ठीक, अब यहाँ से एनाफेज में आपको पता है ऐसे डिवाइड होना रहता है, तो ये जो है डिवाइड नहीं हो पाता। डिवाइड नहीं हो पाता तो ये ऐसे ही रहेगा। इसके चार जो आर्म है वो ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। इसका जो चार आर्म है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जब स्टेज में जाएगा, ठीक, तो इसके फिर से आर्म चेंज होंगे, तो फिर एक ऐसा दिखाई देगा, 4 से 8 आर्म हो जाएंगे। 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके इसके नंबर ऑफ आर्म जो है बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ये जो सेंट्रोमियर है जो सभी आर्म को लिया होता है, इसको आप सेंट्रोमियर ना बोल के इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसेंटर बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस हुआ, ठीक, जिसमें क्या है, जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं, एंडो रीडुप्लीकेशन। एंडो रीडुप्लीकेशन। सिंथेसिस होता है। ये हो गया आपका जॉइंट क्रोमोसोम। नेक्स्ट है बी क्रोमोसोम या एसेसरी क्रोमोसोम या सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम। ठीक, इसका स्ट्रक्चर सेम रहता है जो सोमेटिक क्रोमोसोम है उसके जैसे। ठीक, इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था क्वाडा ने मेज में। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्वाडा ने किस में किया था, या बी क्रोमोसोम सबसे पहले किस में रिपोर्ट किया गया था, तो मेज में किया था क्वाडा ने। टर्म किसने दिया था, रैंडॉल्फ करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने टर्म दिया था। ये मार्फोलॉजी के लिए जो सिमिलर होता है जो नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम होता है उसका, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब इसका हाई नंबर हो जाता है, जब इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब मेज में क्या करता है, रिड्यूस कर देता है विगर और वाइबिलिटी को। जो मेज है, मेज का जो सीट है उसका विगर या वाइबिलिटी है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जब बी क्रोमोसोम की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो। ठीक, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, बी क्रोमोसोम को क्या क्या बोलते हैं, किसने फर्स्ट रिपोर्ट किया था, किसने टर्म दिया था, ठीक, और हाई नंबर होने पे क्या होता है। ये आपका मेन में जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। कौन से क्रॉप में जो है इसका रिपोर्ट किया था ये याद रखना है। ये आपका हो गया स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका आइसोक्रोमोसोम। तो आइसोक्रोमोसोम क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जब सेल डिवीजन होता है, ठीक, तो आपका जो मेटाफोर्स में है, जो आपका जो क्रोमोसोम है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपका क्रोमोसोम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक, और ये बनता कैसे है, ये आपका एक क्रोमोसोम है। ठीक, इसमें ए जीन है मान लेते हैं, यहाँ पे बी जीन है, तो इससे रेप्लिकेट होके इस आर्म से, जैसे यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है,
तो ये वाला आम किससे इससे रेप्लिकेट होके बना है, तो यहाँ पे ए जीन रहेगा। ये वाला इससे रेप्लिकेट होके बना है, तो यहाँ पे बी जीन रहेगा। अब जो क्रोमोसोम है उसका डिवीजन कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनली होता है। तो ऐसे आपका लॉन्गिट्यूडनली टूटता है और ये कैसे बनाता है, ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया जिसमें दोनों के दोनों जीन आ गए, ए और बी। ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया जिसमें दोनों के दोनों जीन आ गए, ये एंड। और ये आपका क्या हो गया, दो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन हुआ। तो लेकिन होता क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है, ये ऐसे डिवाइड ना होके कभी कभी ट्रांसवर्स या मिस डिवीजन हो जाता है, ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे डिवाइड होने से क्या होगा, आपको जो क्रोमोसोम मिलेंगे वो कैसे रहेगा, ठीक, दोनों में क्या रहेगा, ए जी, ठीक। और जो दूसरा क्रोमोसोम मिलेगा उसमें क्या रहेगा, बीज। अब देखो ए जो है इससे रेप्लिकेट होके ये बना था, तो इन दोनों का लेंथ और जो जीन ऑर्डर है इक्वल रहेगा, ठीक, इक्वल रहेगा। तो आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल। तो ऐसे क्रोमोसोम जिसका क्या होता है, जीन ऑर्डर या जो उसका जो लेंथ होता है, आर्म का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोक्रोमोसोम बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आइसोक्रोमोसोम जो है मेश डिवीजन से बनता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आइसोक्रोमोसोम क्या होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिसके दोनों आर्म क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उसको आइसोक्रोमोसोम बोलते हैं। ये आपको मेश डिवीजन के कारण बनता है। और जो हर एक आइसोक्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है, वो हर एक आइसोक्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होता है। जितने भी क्रोमोसोम होता है वो क्या होते हैं, मेटासेंट्रिक होते हैं। ये आपका हो गया आइसोक्रोमोसोम का, ठीक। ये ओरिजिनेट होता है कैसे, मिस डिवीजन के कारण, सेंट्रोमियर के मिस डिवीजन से, ठीक। दो आइडेंटिकल आर्म जो है प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम में। इसका मार्फोलॉजी, तो दोनों आर्म के जो मार्फोलॉजी है वो सिमिलर रहता है, और जीन कंटेंट, मार्फोलॉजी सिमिलर रहेगा और उसके अंदर में जो जीन है वो भी सिमिलर रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया किसमें जीन है, तो इस वाले आर्म में भी ये जीन है, इस वाले आर्म में भी जीन है, तो इस वाले आर्म में भी बी जीन है, ठीक। हर एक जो आइसोक्रोमोसोम होता है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका आइसोक्रोमोसोम का। नेक्स्ट आता है आपका एलोसोम और ऑटोसोम। एलोसोम क्या होता है, जब कोई क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, मेल होगा, जो भी प्रोजेनी आएगा या जिसमें भी क्रोमोसोम होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। इसको बताने के लिए जो है, जब कोई क्रोमोसोम क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं। जैसे कि अपन को पता है ह्यूमन में क्या क्या होता है, ठीक, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम, ये दोनों के दोनों क्या है, एलोसोम है। क्या होता है, अगर एक्स एक्स है तो फीमेल बनेगा, ठीक। तो हमने बता दिया ना क्रोमोसोम के बेसिस पे कि ये फीमेल बनेगा करके, ठीक। और अगर एक्स वाई है तो क्या बनेगा, आपका मेल बनेगा, ठीक। तो इसमें भी क्रोमोसोम को देख के बता दिया कि मेल बनेगा करके। तो ऐसे क्रोमोसोम जो क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स को बताने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं। तो आपको पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में, उसमें से 2 क्रोमोसोम तो गया, तो कितना बच गया, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बच गया। तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपका क्या है, 1 पेयर आपको क्रोमोसोम क्या है, आपका एलोसोम है। और जो बाकी बचा 22 पेयर है वो क्या है, आपका ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या होता है, ऑटोसोम ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, ठीक। तो एलोसोम ऑटोसोम का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये आपका एलोसोम और ऑटोसोम हो गया। कुछ नहीं, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पे याद रखना है, एलोसोम क्या होता है, ऑटोसोम क्या होता है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम, गेमेटिक क्रोमोसोम, बेसिक क्रोमोसोम, ये हम लोगों का है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम बाइंडिंग टेक्निक, ठीक। क्रोमोसोम बाइंडिंग टेक्निक में क्या होता है, जैसे हमको क्रोमोसोम दे दिया, ठीक है, अपन ने क्या है, किसी का क्रोमोसोम लाया, उसमें स्ट्रेन डाला, स्ट्रेन डालने के बाद हम देखेंगे क्या, हमको बैंड्स दिखाई देंगे, हमको क्या दिखाई देंगे, बैंड्स दिखाई देंगे, ये आपको बैंड्स दिखाई देंगे।
ठीक, ऐसे टाइप से बैंड दिखा देंगे। तो ये बैंड जो है स्पेसिफिक होता है, ये बैंड क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म जो किसी भी स्पीसीज के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ये ऐसा हमको अगर जैसे किसी में दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो है उसी स्पीसीज से रिलेटेड है जिसका अपन ने क्रोमोसोम बैंडिंग किया था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक और क्रोमोसोम ले रहा, ये एक आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका बैंड है। ठीक, अब इन दोनों क्रोमोसोम को कंपेयर करेंगे तो क्या पाया हम लोगों ने, इन दोनों में बेंडिंग पैटर्न सिमिलर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम एक ही स्पीसीज के होंगे, इसलिए इसमें बेंडिंग पैटर्न सिमिलर है। अगर बेंडिंग पैटर्न डिफरेंट होता तो हम बोलते हैं कि ये क्रोमोसोम, ये ए वाला क्रोमोसोम जो है बी और बी वाला क्रोमोसोम है, ये अलग अलग स्पीसीज के हैं ऐसा करके। तो ऐसे करके आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रोमोसोम बेंडिंग का यूज करते हैं। इसको सबसे पहले कैस्पर्सन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। ठीक, इन्होंने जो क्वानाक्राइन मस्टर्ड है इसका यूज किया था। ठीक, कैस्पर्सन ने क्या है, क्वानाक्राइन मस्टर्ड का स्टेन का इसका यूज किया था। ठीक, और क्रोमोसोम बाइंडिंग के लिए आपका क्वानाक्राइन मस्टर्ड और जेआसमिस्टिन इनका यूज करते हैं, और भी है लेकिन ये दोनों मेन है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि क्रोमोसोम बाइंडिंग जो बाइंडिंग टेक्निक है किसने दिया था, कैस्पर्सन ने दिया था। और कैस्पर्सन ने कौन सा जो है स्टेन के यूज किया था, तो क्वानाक्राइन मस्टर्ड होता है उसका यूज किया था। ये आपका हो गया क्रोमोसोम बाइंडिंग। और यहाँ पे आप लोगों का जो क्रोमोसोम जो है खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जो सेल डिवीजन है माइटोसिस मियोसिस वो स्टार्ट करेंगे। होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।